अखाड़ा में अब बात उन लव जिहाद के मामलों की जिसने पूरे यूपी में और यूपी के अलग अलग जिलों में सनसनी फैला दी। मिर्जापुर में एक जिम के अंदर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर निशाना बनाया गया, तो शाहजहांपुर में कलावा दिखाकर छलावे का मामला सामने आया है। पूरी रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। जिम के अंदर लव जिहाद का गंदा चैप्टर। मुस्लिम ट्रेनर, निशाने पर हिंदू लड़कियां। दोस्ती, ब्रेन वॉश और ब्लैकमेलिंग का खेल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल सामने आया है। जिम में आने वाली लड़कियों को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया जाता था, फिर उनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था और ब्लैकमेलिंग के लिए एआई की मदद से अश्लील वीडियो बनाए जाते थे। इस केस में पुलिस ने मोहम्मद शेख अली और फैजल खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जहीर और शादाब से पूछताछ की जा रही है। संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एसओजी थाना कोतवाली कटरा, नगर, देहात सहित 4 टीमों का गठन कर पूरे घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अब इस पूरे लव जिहाद नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस ने 4 जिम सीज कर दिए हैं और गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से सिंडिकेट का खुलासा होने की संभावना है। मिर्जापुर का यही वो केजीएन जिम है जिसको पुलिस ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस तरह के ऐसे 4 अलग अलग जिमों को पुलिस ने सील किया है। ये जिम थे जहां पे महिलाएं एक्सरसाइज के लिए आती थी। वहां पर विशेष समुदाय के जो जिम संचालक थे और उनके जो युवक थे, जो ट्रेनर थे, वो युवतियों का ब्रेन वॉश करते थे। ब्रेन वॉश करने के बाद उनको बताया जा रहा है कि बुर्का तक पहना के एआई से वीडियो बनाया जाता था, ब्लैकमेलिंग की जाती थी, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। मिर्जापुर के साथ ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर नाबालिग छात्रों को प्रेम जाल में फंसाने का संगीन आरोप लगा है, जिसके बाद पीड़िता के परिवार की शिकायत के बाद आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स अफजल है, जिस पर आरोप है कि वो खुद को कभी राजीव तो कभी कृष्णा बताकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। जिहादियों को मैं बताना चाहता हूँ, होश में आ जाओ, अन्यथा अब इनकाउंटर शुरू हो चुका है। बाबा ने इनकाउंटर शुरू करा दिया है और अब इनका इनकाउंटर बिना काम नहीं चलेगा। बुलडोजर कार्रवाई और इनकाउंटर होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हिंदू जनमानस, हिंदू संगठनों को लेकर के फिर हम लोग जिहादियों को पटक पटक मारने का काम करेंगे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यूपी पुलिस अलग अलग शहरों से सामने आए लव जिहाद केस की जाँच कर रही है। उधर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संभल में शारिक की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई आज शुरू हो गई। ढोल नगाड़ों के साथ प्रशासन ने कुर्की की मुनादी पूरी कर दी। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद से शारिक साठा फरार है और फिलहाल दुबई में छिपा है, ऐसी खबर है, और वहीं से अपराध का नेटवर्क भी चला रहा है। साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर बड़ी कार्रवाई। अभियुक्त शारिक साठा चल अचल संपत्ति कुर्क की जाती है। भगोड़े शारिक साठा की संपत्ति कुर्क। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा प्रशासन। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर अब कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर आज पुलिस और प्रशासन ने शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नखासा थाना क्षेत्र में मौजूद शारिक के मकान पर कुर्की की कार्रवाई की गई। संभल में प्रशासन की टीम ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर पहुंची और शारिक साठा की संपत्ति कुर्की का आदेश पढ़कर सुनाया गया। आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। पुलिस ने मकान के भीतर
पर मौजूद एक एक सामान को चिन्हित भी किया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। जो आवास है उसकी कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है और उस संबंध में हम लोग जो है आवश्यक पुलिस ब्रीफिंग जो है वो कर रहे हैं इस समय। अभी जैसा निर्देश प्राप्त होगा इसकी कार्रवाई जो है शुरू की जाएगी। सर, कितने थानों की फोर्स लगाई गई है? अब यहाँ 4 थानों की फोर्स है, पीएसी है। मौके पर मौजूद शारिक साठा की भाभी ने दावा किया कि ये मकान उनका है और शारिक का एक दूसरा मकान है जहां वो रहता था। उन्होंने ये भी कहा कि शारिक साठा इस घर में कभी नहीं आता था। ये 2 बार पुलिस वाला आए हैं सर, अब ये तीसरी बार आए। हमारा अपना ही मकान है। किस नाम से ये भाइयों के नाम से, हमारे ही नाम है सर। शारिक साठा कौन है आपके? जेठ है सर हमारे। बेटे? जेठ है आपके? जी तो सर, जेठ। मकान के लिए क्या कहा है आपसे? कुर्क किया जा रहा है क्या? जी कुर्क किया जा रहा है, कुर्की हो रही है इसकी? हाँ वो तो रही है सर। अब हम 24 नवंबर की हिंसा के बाद से फरार है शारिक साठा। दुबई से चला रहा है नेटवर्क। पुलिस के मुताबिक संबल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से फरार है और फिलहाल दुबई में छिपा बैठा है, जहां से वो अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा है। उसके गैंग के 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। कोर्ट के बार-बार आदेश और चेतावनी के बावजूद शारिक साठा ने सरेंडर नहीं किया। शारिक साठा के खिलाफ जालसाजी, चोरी, गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी ने उसके खिलाफ 3 और मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसी क्रम में कोर्ट से कुर्की का आदेश लेकर पुलिस ने उसके मकान पर कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि कुर्की की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई भी कानून के तहत जारी रहेगी। भीष्म सिंह, संबल, न्यूज़ 18 इंडिया। उधर केरल में बस के भीतर कथित छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी शख्स की आत्महत्या के मामले ने देश भर में बहस छेड़ दी है। ये मामला केरल के कोझिकोड जिले में इससे जुड़ा है, जहां सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के बाद 41 वर्षीय दीपक ने आत्महत्या कर ली। अब आरोपी शख्स के घर वाले इस मामले में एक्शन की मांग कर रहे हैं। कंधे पर कांटे वाला डंडा, गत्ते का डिब्बा पहनकर बस में यात्रा, महिलाओं के साथ बैठने पर परहेज। केरल के कई इलाकों में लोगों ने बसों में ऐसे ही यात्रा की क्योंकि वो विरोध कर रहे थे और विरोध की वजह थी केरल के कोझिकोड में हुई एक घटना, जिसने इन लोगों को इस तरह से अनोखा प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि कोझिकोड में छेड़छाड़ के आरोप का वीडियो वायरल होने पर 42 साल के दीपक ने खुदकुशी कर ली। उनका शव घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। कोई बस में चढ़ने से पहले कंधे पर कांटे वाला डंडा टांगे नजर आया, तो कई लोग बस में कार्डबोर्ड के डिब्बे पहनकर यात्रा करते दिखे। बस स्टॉप पर महिलाओं के बगल में बैठने से पहले भी कई लोगों ने सावधानी बरती और अपने बगल में कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दिया ताकि साथ में बैठी महिला से दूरी बनी रहे, क्योंकि कोझिकोड में छेड़छाड़ के आरोप का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें बस भरी हुई थी। कई लोग आसपास में खड़े थे, उनमें खुदकुशी करने वाले दीपक भी शामिल थे। महिला ने उन्हीं पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया, जो वायरल हो गया। और इसके बाद वीडियो में दिखने वाले दीपक की खुदकुशी की खबर आई। उनका शव घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। परिवार का आरोप है कि वीडियो की वजह से दीपक ने अपनी जान दे दी, क्योंकि छेड़खानी के आरोप वाला वीडियो वायरल होने पर लोगों से लगातार धमकियां मिली। इस वजह से दीपक मानसिक तनाव में थे। 42 साल के दीपक बार बार खुद को निर्दोष बताते रहे और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि महिला ने बाद में वीडियो को हटा लिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस शख्स पर उसने आरोप लगाया था उसने अपनी जान दे दी
जिस पर लोगों में गुस्सा दिखा। पुलिस ने भी इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। वहीं आईआईटी कानपुर में छात्रों की आत्महत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक महीने में दूसरे छात्र ने आत्महत्या की है। बताया गया कि खुदकुशी करने वाले ईश्वर राम तनाव में थे और एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। आखिर क्यों हो रहे हैं आईआईटी में सुसाइड? इस प्रश्न का उत्तर तलाशती है ये रिपोर्ट। कानपुर आईआईटी में एक और छात्र ने की आत्महत्या। 2 सालों में आत्महत्या की नवी घटना। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर छिड़ी बहस। यूपी के कानपुर आईआईटी में ईश्वर राम नाम के एक छात्र की आत्महत्या ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि 2 साल में आईआईटी कानपुर में आत्महत्या की नवी घटना घटी। चिंता की बात यह है कि एक छात्र ने तो इसी महीने आत्महत्या की थी। इसके बाद ईश्वर राम नाम के दूसरे छात्र ने कॉलेज की दूसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। इन्होंने सेकंड फ्लोर से छलांग लगा करके सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब तक ये फॉर्चून हॉस्पिटल इनको ले जाया जाता है, यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। 25 साल के मृतक ईश्वर राम राजस्थान के चुरू के रहने वाले थे और आईआईटी कानपुर में अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वो काफी समय से एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी से जूझ रहे थे। इस वजह से ईश्वर राम और उनकी बच्ची भी उनके साथ आईआईटी परिसर में ही रहती थी। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ही पता चला है कि ये डिप्रेशन के की प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। और जो अभी जो इनकी वाइफ और जो इनकी बेटी है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। कानपुर आईआईटी में आत्महत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। 29 दिसंबर को कैंपस हॉस्टल में बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट जय सिंह मीणा ने भी सुसाइड कर लिया था। यही नहीं, कानपुर आईआईटी में 2 सालों में आत्महत्या की 9 घटनाएं हो चुकी हैं। वहां दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 यानी 1 महीने में 3 छात्रों ने जान दी थी। इसके बाद संस्थान ने ओपन हाउस मंच भी आयोजित किया था। संस्थान के काउंसलिंग सेंटर में मनोवैज्ञानिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। लेकिन आत्महत्या के मामले नहीं रुके। ईश्वर राम के मामले ने एक बार फिर सवाल उठाया कि क्या आईआईटी कानपुर में पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं और उन पर जरूरत से ज्यादा मानसिक दबाव है।